नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम किस डेली करंट फ्रॉम में। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए आज है 17 जून यानी कि 17 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। और रिवीजन को लेकर के मैं आपसे अक्सर एक बात कहता हूं कि ये आप लोग रिवीजन प्लीज जरूर क्या करिए, एनी हाउ क्या करिए, क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप चीजों को बार बार पढ़ेंगे नहीं तो चीजों को आप कर नहीं पाएंगे सही ढंग से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीवाईक्यूज और रिवीजन और टेस्ट सीरीज, ये जो तीन चीजें आपके लाइफ की हैं सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप नहीं देखेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, आपके लिए दिक्कत भरी वाली हो सकती है। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आज हमें करना है, लेकिन उसके पहले रिवीजन करेंगे। तो 2025 में 1 जुलाई से आप जानते होंगे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अगर आप जो है तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं तो आधार का प्रमाणीकरण अर्थात आधार का वेरिफिकेशन आपको लगाना पड़ेगा एनी हाउ, चाहे आप जो है उसके माध्यम से करें। अगर आप जो है एजेंट के माध्यम से करेंगे तो आपके फोन में ओटीपी आएगा, और अगर आप खुद आईआरसीटीसी करेंगे तो आधार का जो है वेरिफिकेशन आवश्यक है। हालांकि आईआरसीटीसी की आपकी आईडी अगर बनी रही होगी तो ऑलरेडी पहले से भी आधार का वेरिफिकेशन होता है, लेकिन फिर भी अब रूल बनाया तो बनाया, क्या कीजिएगा, अभी अनिवार्य हो गया इसको एनी हाउ। चलिए, कच्चे खाद्य तेल पर सीमा शुल्क को 20 से घटा करके 10% जो है कर दिया गया है, यानी कि 20% से 10% कर दिया गया है। इनमें सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का, ताड़ के तेल भी इसमें शामिल हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान 12 जून को समापन हुआ, उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई और गुजरात के बड़ोदरा में इसका जो है समापन हो गया है। ठीक है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। कल हमने इसके बारे में आपको डिटेल्स जानकारी प्रदान की थी, सभी आर्टिकल्स कराए थे कि क्या क्या इसमें चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, चलिए आइए। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को कबीर दास जी की जयंती मनाई जाती है। याद रखिएगा 2025 में कबीर जयंती 11 जून 2025 को मनाई जाएगी। ठीक है, मतलब मनाई गई, मनाई जाएगी क्या, मनाई गई। ठीक है, मनाई गई कर दीजिएगा, मनाई गई। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत सरकार ने अक्टूबर 2011 में भारत नेट की शुरुआत की थी, जो महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गांव या प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती हाई स्पीड इंटरनेट से जो है क्या करना है, मजबूत कर देना है, यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा को प्रदान करना है। किसमें, जो भी हमारे ग्राम पंचायतें होती हैं, किसके तहत, जो आपका ये आपका भारत नेट परियोजना है उसके तहत। ठीक है, ये भारत नेट परियोजना के तहत 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 178 साल के इतिहास में पहली बार जो है संगठन की कमान एक भारतीय मूल के व्यक्ति ने संभाल ली, अर्थात डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको याद रखेंगे। मुक्कामाला है ना, क्या नाम है, मुक्कामाला। ठीक है, माला पहना के फिर मुक्का मार दिया, ऐसा करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है भाई साहब, पढ़ा लिखा नहीं आवश्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे संविधान की खास बात देखिए, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं, डजंट मैटर, आप प्रेसिडेंट आप बन सकते हैं, लेकिन एक चपरासी बनने के लिए भी आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है हाई स्कूल की, है ना। बताइए, ये तो हाल है देश का, क्या कह सकते हैं। नेता लोगों को टेंशन नहीं होता, पढ़े लिखे रहो, गंवार हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए देश का बंटाधार हो जाता है। चलिए, सिंगरेनी कोलियरेज कंपनी लिमिटेड और भुवनेश्वर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हाल ही में हस्ताक्षर हुआ है। इसी के बारे में यहां पर पॉइंट ही पहला दिया गया है। इससे महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में सिंगरेनी कोलियरीज का प्रवेश जो है क्या हुआ है, सुनिश्चित हुआ है अपने यहाँ पे। ठीक है, आगे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है, आधुनिक तकनीक यानी कि हाई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से सिंगरेनी खदानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन करना, यानी मिनरल्स की खोज करना और जो है क्या करना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना है। जो भी खदान होगी, खदान की खोज करना, उस खदान को खोज करके उसमें से मिनरल्स को निकालना, ये इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर भुवनेश्वर में नीति आयोग के पूर्व सदस्य तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक कौन, डॉक्टर वीके सामंत भी उपस्थित थे। तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, पूछ लेगा आपके एग्जाम में, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वीके सारस्वत हैं, और इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था, है ना। पता ही नहीं पता है, नहीं पता हो तो जान लीजिएगा, डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न आपके सामने है कि सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने किस संस्थान के साथ महत्वपूर्ण खनिजों की खोज हेतु समझौता ज्ञापन पर यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बताओ कितना आसान सा है प्रश्न है, बताओ कितना बढ़िया सा है, क्या हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा है यहां पर, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या लिखा है,
मिल गया? ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। बस हो गया। खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 2.8% हो गई है। मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वजह आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो अभी क्या हुआ है, देश में मई महीने में खाद्य पदार्थों के दाम घटने से खुदरा मुद्रास्फीति दर घट करके 2.8% पर आ गई, 2.8 आ गई है, 2.8% आ गई है। अप्रैल में यह दर 3.16 थी, ठीक है, प्रतिशत दर्ज हुई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर यह फरवरी 2019 के बाद सबसे कम मुद्रास्फीति दर है। मुद्रास्फीति दर क्या होती है, पूछी जाती है एग्जाम में कि मुद्रास्फीति क्या होती है, यानी कि मूल्य में क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए आपकी, है ना। और इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर घटकर 2.59% पर आ गई है, जबकि शहरी इलाकों में यह दर 3.07% पर आ गई है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या होती है मुद्रास्फीति, कई बार आपके इंटरव्यू में, प्री में और बाकी चीजों में मेंस में पूछा जाता है। तो यह मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। माना कि कोई एक्स नाम की कोई वस्तु है, आज इसकी कीमत माना कि 15 रुपए है और 10 दिन बाद इसी एक्स प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, माना कि 20 हो जाए। तो क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं यानी कि कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो चार्ज होता है, जो रेट होता है, प्राइस होता है, क्या है, लगातार क्या होता है, बढ़ता रहता है। 15 था पहले, 20 हुआ, फिर क्या हुआ, 30 हुआ, फिर क्या हुआ, 35 हुआ, एक ही प्रोडक्ट का। कोई भी ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है, या कोई सर्विस होगी, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जिसका रेट लगातार क्या कर रहे, लगातार बढ़ता रहे, तो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता है, जिससे मुद्रा कोष की क्रय शक्ति यानी कि परचेसिंग पावर क्या हो, घट जाती है। जिससे कि अब सिंपल सी बात है भैया, अगर इसका रेटवा बढ़ता रहेगा तो क्या आप खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो जब मुद्रा का रेट बढ़ता, मुद्रास्फीति, मुद्रा में क्या हो, बढ़ोतरी हो अपने आप में, पहले कोई एक नाम का प्रोडक्ट 5 रुपए में था, फिर 10 में हुआ, फिर 15 में हुआ, तो लगातार अगर यह स्थिति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, अर्थात यानी कि मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का रेट बढ़ रहा होता है एक तरीके से, है ना, यानी कि प्राइस उसका बढ़ रहा होता है। ठीक है, अब आगे इस पर एक चीज हम और बात करते हैं। मुद्रास्फीति के कारण क्या है, मांग आधारित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब वस्तु सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है। सिंपल सी बात है भैया, कोई माना कि एक कोई कंपनी है, एक कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट एक्स नाम का बनाती है, ठीक है, माना कि उसने 10 प्रोडक्ट बनाए उसने एक साल में या एक महीने बनाए, कोई भी आप मान लीजिए, लेकिन डिमांड कितनी है एक महीने में, डिमांड अगर इसने एक मंथ में इसने बनाए प्रोडक्ट कितने, 10, ठीक है, एक मंथ में बनाए कितने, 10, लेकिन डिमांड एक महीने में कितनी हो रही है, 15 हो रही है, 20 हो रही है। तो भैया जब प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है, रेट हाई होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा, दैट्स कॉल्ड क्या, इन्फ्लेशन, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, मांग आधारित मुद्रास्फीति, अर्थात कि मांग बहुत है, डिमांड बहुत है और इसीलिए क्या हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है। बात समझ में आ गई, आगे चलिए। दूसरा, लागत आधारित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये क्या होता है, ए भाई साहब सारी चीजें पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन फैक्चुअल डेटा है, आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इधर उधर की काम मत करो, चैटियाना नहीं चुपचाप बैठ करके, ठीक है। आगे, जब उत्पादन लागत जैसे कच्चा माल, मजदूरी, ईंधन बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या कहा जाएगा, तो उसे लागत आधारित। भाई सिंपल सी बात है, ये कोई एक्स नाम का प्रोडक्ट है, तो ये एक्स नाम का प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए, मजदूरी चाहिए। भैया अगर मजदूरी बढ़ जाएगी, मजदूरी का रेट बढ़ जाए, ईंधन का रेट बढ़ जाए, तो सिंपल सी बात है, जब ईंधन का रेट बढ़ जाएगा, लेबर चार्ज बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है भैया, ये कंपनी क्या करेगी, ऑटोमेटिक भैया इसका रेट हाई कर देगी। क्या करेगी भैया, अभी किसी एक्स नाम के प्रोडक्ट को बनाने में माना कि 10 रुपए खर्च आते थे, ठीक है, लेकिन लेबर ने कहा कि हम भैया अपना चार्ज पहले हम 300 रुपए पर डे लेते थे, अब हम 400 लेंगे। ईंधन का रेट पहले माना कि कुछ एक्स नाम माना कि 500 रुपया पर लीटर खर्च होता था, अब 1000 रुपया पर लीटर खर्च हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जहां पर इस एक्स को बनाने में 10 रुपया खर्च होते थे, अब कितना खर्च होगा, माना कि अब 15 रुपया खर्च होगा। तो जब 10 रुपया खर्च होता था तब प्राइस माना कि 12 रुपया था, अब 15 रुपया खर्च हो रहा है, सिंपल सी बात है 17 रुपया का चार्ज नहीं होगा,
होगा भाई साहब, सिंपल सी बात है। इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलेंगे लागत आधारित मुद्रास्फीति अर्थात कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्टिंग वैल्यू जो आपकी हो रही है आराम से क्या हो रही है, बढ़ रही है अपने आप में, है ना। समझा गए। आगे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि यानी कि एक्सेस मनी सप्लाई, जब बाजार में बहुत अधिक पैसा आ जाता है तो वस्तु कीमतें ऊपर जाने लगती हैं, पैसा ज्यादा आ गया कीमतें बढ़ जाएंगी, इसीलिए मनी को कंट्रोल किया जाता है। अब यहां पर एक बात सुनो, कई बार लोग कहते हैं आरबीआई खूब पैसा कहीं नहीं छापने शुरू कर देती है, एक रीजन यह भी है, पैसा कैसे छाप देगी भैया, पैसा छाप नहीं सकती आरबीआई की, छाप दो लो पैसा आपके पास दे दो, ये इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। अगर आपने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी होगी वहां पर टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आइए, तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि यानी कि अगर एक्सेस मनी अगर आपके मार्केट में आ गई देन क्या होगा, आपके रेट क्या होंगे, प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है, ये मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन के रीजंस हैं आपके, ठीक है, एक एक करके पढ़िएगा इसको। आगे मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, ठीक है, क्या मेजरमेंट है इसका, तो एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आम जनता के दैनिक उपयोग की वस्तु की कीमत पर आधारित है। थोक मूल्य सूचकांक ये भी है एक अपना। और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग करती है, जैसे रेपो रेट में बदलाव, नगद अर्चित अनुपात यानी कि सीआरआर, एसएलआर, इसे पढ़े कि नहीं पढ़े हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब बहुत एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको खूब पढ़ेंगे, ये आपका टास्क है, ये आपका क्या है, टास्क है, होमवर्क है आपका, कि आप आज ही बैंकिंग सिस्टम को पढ़ लीजिएगा, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है, एक एक करके, पक्का। ये होमवर्क है आपका कि इसको आपको पढ़ना है। तो ये हो गया मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, ओके। अब क्या है मुद्रास्फीति, अब डिफ्लेशन पढ़ लीजिए। डिफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति अर्थात डिफ्लेशन एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें समग्र मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट होती है, यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार घटती जाती हैं। जैसे माना कि आज एक्स नाम की कीमत कितनी है, माना कि प्रोडक्ट है 15 रुपए है, एक्स नाम के प्रोडक्ट की कीमत कितना है, आज 15 है, परसों माना कि कितना हो गया, 10 हो गया, फिर कितना हो गया, 8 हो गया, फिर कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्या हो रहा है, रेट क्या हो रहा है इसका, डाउन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है इसका, रेट क्या हो रहा है, मुद्रा में कमी हो रही है, दैट्स कॉल्ड डिफ्लेशन। यानी कि जब लगातार वस्तुओं और सेवाओं यानी कि कोई भी प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज के रेट लगातार डाउन होते रहते हैं, दैट्स कॉल्ड डिफ्लेशन अर्थात मुद्रा अपस्फीति इसको बोलते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, आखिर ये डिफ्लेशन होता है तो क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि मांग में क्या होती है, गिरावट होती है, डिमांड फॉल। भाई सिंपल सी बात है, कंपनी ने प्रोडक्ट क्या किया, बना लिया, लेकिन डिमांड ही नहीं है, क्या डिमांड नहीं है भाई साहब। अब डिमांड नहीं होगी तो क्या करेगा बेचने के लिए, सिंपल सी बात है, वो अपने रेट को क्या करेगा, डाउन कर लेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कभी आप कोई खूब ज्यादा प्रोडक्शन कहीं पर हो गया, ठीक है, प्याज खूब बढ़ गया, लेकिन क्या हो रहा है कि भैया डिमांड नहीं है उसकी, क्या डिमांड ही नहीं है, माना कोई प्रोडक्ट खूब बन गया, मार्केट में आ गया, लेकिन डिमांड नहीं है। अब डिमांड नहीं है तो क्या करेगा कंपनी, क्या करेगी, सिंपल से उसका रेट को डाउन कर देगी, भैया बिक जाए किसी तरीके से बस। तो अगर कीमतों में लगातार गिरावट होती रहती है उसे मुद्रास्फीति कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे। इसका पहला कारण क्या है, मांग में गिरावट है, यानी कि डिमांड फॉल, यानी कि डिमांड में क्या हो गई, कमी आ गई है, डिमांड में कमी आ जाएगी, रेट डाउन हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, रेट हाई हो जाएगा। कौन से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिक उत्पादन, जब आपूर्ति मांग से अधिक हो जाए, क्या आपूर्ति मांग से अधिक हो जाए, यानी कि एक कोई एक्स नाम का क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक दिन में क्या कर रहा है, माना कि इसने जो है 100 कोई प्रोडक्ट बना दिया, 100 प्रोडक्ट बना दिया इसका, ठीक है, और डिमांड कितनी है, डिमांड एक महीने में मात्र जो है 70 की है, 70 किसी एक्स नाम की चीज है की है, कोई ये प्रोडक्ट है, ये एक्स नाम का प्रोडक्ट एक महीने में 100 बनता है, लेकिन डिमांड कितनी है एक महीने में 70 ही है, 30 बच गया इसके पास, क्या होगा 30 बच गया। अब 30 ये बच गया भैया, तो क्या करेगी कंपनी, इसको भी तो बेचेगी ना, तो बेचने के लिए क्या काम करेगी, रेट क्या करेगी, डाउन कर देगी, भैया बिक जाएगी इस तरीके से। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन तो है लेकिन डिमांड नहीं है, यानी कि आपूर्ति तो हो रही है लेकिन मांग क्या है, कम है, यानी कि मांग जो है क्या है, आपूर्ति से मांग जब आपूर्ति मांग से अधिक हो जाती है। दूसरा, मुद्रा आपूर्ति में कमी, जब बाजार में चलन में कम पैसे होंगे तो भी रेट डाउन जाएगा। उच्च ब्याज दरें, ऋण लेना महंगा हो जाता है तो खर्च घटता है और भविष्य की कीमतों में और गिरावट की उम्मीद, लोग खरीदारी
टालते हैं। तो ये सब पॉइंट यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो कि डिफ्लेशन की क्या है रीजन है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक प्रयोग में लाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, आई थिंक क्या होगा, ये थोक मूल्य सूचकांक या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या मुद्रास्फीति। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका क्या होगा उत्तर। सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई है ना, बस सी इज द राइट आंसर। देखो लिखा होगा ना यहाँ पे, कहां लिखा है, कहीं लिखा है, कहां लिखा है भैया, कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है? कहीं लिखा तो था, कहां लिखा था भाई साहब, कहां लिखा था? ये देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, अच्छा इसका उत्तर क्या सी होगा या कुछ और हो सकता है? बताओ मुझे, क्या इसका उत्तर सी ही होगा? बताओ जरा मुझे, देखते हैं दिमाग आपका कितना बढ़िया है। ठीक है, बताइए इस उत्तर को एग्जैक्टली क्या होगा। चलिए, विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में चीन के साथ उप विदेश मंत्री सुन बोइंगडोंग के साथ बैठक की है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है, जो ये आपके चीन के उप विदेश मंत्री हैं। कौन? ये आपके सुन बोइडोंग। ठीक है, विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में चीन के उप विदेश मंत्री सुन बोइडोंग के साथ जो है द्विपक्षीय बैठक की और कई मुद्दों पर बातचीत की गई, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू होने को लेकर बातचीत हुई है, स्वागत किया गया इसका। ठीक है, आर्थिक तथा व्यापार क्षेत्रों सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की गई है। आप जानते होंगे दोनों के 75वें जो राजनयिक संबंध है वो उसकी स्थापना जो है वर्ष मनाए जा रहे हैं, जो उसमें जो है जो भी संबंध स्थापित हुए थे उनके उपलक्ष्य में कई सारे जो है सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, और दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की गई है। यह बड़ी बात है अपने आप पे, सीधे फ्लाइट जाएगी। अब वीजा सुविधा हो गई, मीडिया तथा प्रभावशाली विचारकों के बीच जो है आदान प्रदान करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने पर भी सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के तहत नियोजित गतिविधियों के ऊपर सकारात्मक जो है प्रभाव एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि भाई चीजें सही रहें, हमारा संबंध 75 साल का हो गया तो हम गड़बड़ ना करें कुछ, है ना, इसीलिए। चलिए, चीन से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं, ये कई बार आपके एग्जाम पूछा था तो इसको मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि चीन चर्चाओं में है तो मैंने इसको लिख दिया है। सबसे लंबी रेखा जो है इसकी लगती है, ये आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की लगती है सीमाएं। ठीक है, और अब बताइए प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है, बताओ क्या होगा? कितना अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या होगा? देखो उत्तराखंड कितना है, 342, आंध्र प्रदेश 1126, बस ये होना चाहिए 1126, बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, बी। चलिए, अब एक आपके सामने पॉइंट है कि नई दिल्ली में अब तटीय सुरक्षा समन्वय की समिति की 137वीं बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है और यहां पे आप करिए 12 मई कर लीजिए। ठीक है, 12 मई होगा, सॉरी 12 जून होगा। ठीक है, 12 जून को नई दिल्ली में अब तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है कि उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल ने की है। आपके एग्जाम में भारतीय तटरक्षक बलों से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको अभी एक बार रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अब तटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा तैयारियों, प्रभावशीलता की समीक्षा करना, संयुक्त कार्यवाही में तंत्र को मजबूत करना, ये सब क्या है इसके उद्देश्य रहे हैं। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, ज्यादा दिमाग में लगाइएगा। हालांकि इस बैठक में जो है भारतीय नौसेना, आपका जो है भारतीय वायुसेना, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के पुलिस बलों सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। बड़ा सम्मेलन था अपने आप पे, है ना। अब थोड़ा सा भारतीय तटरक्षक बल के बारे में अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल जो है, इंडियन कोस्ट जो गार्ड है, भारत की एक सशस्त्र बल है जो भारत के समुद्री सीमाओं की रक्षा, निगरानी और कानून प्रवर्तन जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। कोस्ट गार्ड 1 फरवरी 1977 को अस्थायी रूप से इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, इंडियन कोस्टल गार्ड के जो भी सर्विसेज होती हैं वो बहुत अच्छी होती है और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के अंतर्गत संसद द्वारा विधिक मान्यता इसको दी गई। ठीक है, कार्य क्या है? कार्य है समुद्री कानून प्रवर्तन, जो भी हमारे समुद्री कानून होते उसको प्रवर्तन कराता है, तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाता है, खोज और बचाव कार्य करता है, तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण को रोकता है, तटीय क्षेत्रों में निगरानी और सुरक्षा करता है, प्राकृतिक आपदाओं में राहत और बचाव कार्य और युद्धकाल में भारतीय नौसेना को सहयोग करता है। ये हमारे जो इंडियन कोस्टल गार्ड है उनका एक कार्य है प्रमुख, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम पूछ सकता है कि बताओ इंडियन कोस्टल गार्ड के क्या क्या जो है कार्य हैं। अब बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? अभी तो हमने आपको बताया, देखो कब हुई थी इसकी स्थापना, कहीं लिखा है? सी इज द राइट आंसर, है ना, सी। चलो, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक 2025 ये भी हाल ही में संपन्न हुई है।
तो 13 जून 2025 को कहां पर, 13 जून 2025 को, ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास पर केंद्रित अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक 2025 का आयोजन किया गया है। ठीक है, और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जहां 2013 से 14 के अंत में अंतर्देशीय उत्पादन 142% से बढ़कर 127 लाख हो गया है। बाकी यहां पर कई सारे डेटा दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि कितना ज्यादा जो है विकास मछली उत्पादन में हुआ है। ठीक है, ये आप लोग उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये सारे डेटा आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है, सबके सब है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में नदियों, झीलों, तालाबों और जलाशयों जैसे मीठे पानी और खारे पानी के निकायों में मछली पकड़ना और पालना शामिल है। किसमें? अंतर्देशीय जो मत्स्य पालन है आपका, है ना, ये पढ़ना रखिएगा। अंतर्देशीय मत्स्य पालन ताजे और खारे पानी में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध प्रजातियों को मछलियां पकड़ी जाती हैं। जलीय कृषि में तालाब और केज कल्चर जैसे मछली पालन के लिए नियंत्रित तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपके यहां पर रखे हैं, ये सब देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अब बताइए कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल, कोलकाता, इंदौर, लखनऊ। तो आई थिंक इंदौर होना चाहिए, है ना, ये तो होगा। सी इज दैट आंसर। दिखते हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। तो दिल्ली में सेट होने वाला भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क, ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहां पर होगा? होलंबी कला, उत्तर पश्चिमी दिल्ली में इसको विकसित किया जा रहा है। और ये आप एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए, इसे दिल्ली भागीदारी अर्थात इसे दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के आधार पर इसको विकसित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात ट्रिपल पी पर प्रश्न खूब पूछा जाता है। इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा अलग से कि भाई पीपी का क्या महत्व है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़िएगा। इसका यह भारत की सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो कीमती धातु जैसे तांबा, लिथियम, दुर्लभ पृथ्वी तत्व की रिसाइकलिंग को संभव बनाएगा। तो ये बड़ा अच्छा है। ये भाई किसी प्रोडक्ट को अगर आप रिसाइकिल कर देंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, जो भी आपके ई वेस्ट होते हैं। अब बताइए, कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क दिल्ली के होलंबी कला में स्थापित किया रहा। ठीक है, इस इको पार्क की क्षमता लगभग 5 लाख मीट्रिक टन ई वेस्ट है। अगला, यह पार्क सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। कौन सा कथन सही है इसमें से आपको बताना है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इसमें कौन सा कथन रॉन्ग है? ये रॉन्ग है, दूसरा वाला रॉन्ग है। इसकी क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन नहीं है। आप कहेंगे सर कितनी है? अभी यहां पर देखिएगा, आप कहीं ना कहीं दिया हो गया है ना, कहीं ना कहीं दिया होगा इसकी क्षमता कितनी है। नहीं दिया है क्या? इसकी क्षमता तो दी गई होनी चाहिए, नहीं है, फिलहाल इसमें नहीं दिया है। लेकिन इसकी क्षमता जो है इतनी नहीं है जितनी यहां पर लिखी गई है, कम है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही होगा, इसमें बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही बात है। आगे, ब्लैक बॉक्स अभी चर्चाओं में। आप जानते होंगे कि जो आपका अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, जो क्रैश हुआ प्लेन, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर, वहां पर जो है बड़ी व्यापक स्तर पर हानि हुई। कल हमने इसके बारे में बताया था आपको, परसों नरसों मतलब। और अब वहां पर जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया है। ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी आप जानते होंगे। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा चीज होती है प्लेन जो है ब्लैक बॉक्स, हालांकि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन नाम के विपरीत है। ये होता ऑरेंज कलर का है बेसिकली, है ना। इसमें सारे डेटा संग्रहित होते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी होती है ब्लैक बॉक्स, ठीक है, उसमें सारी दुर्घटना क्यों घटित हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, सारी जानकारी आपको ब्लैक बॉक्स में मिल जाती है। तो अभी ब्लैक बॉक्स मिल गया है जो दुर्घटना हुई थी, यानी कि ब्लैक बॉक्स इसमें उड़ान की गति, ऊंचाई, इंजन का प्रदर्शन और कॉकपिट ऑडियो जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संचार कम्युनिकेट शामिल होता है। क्या क्या कम्युनिकेट किया गया, कैसे कैसे कम्युनिकेट किया गया, ये सारा डेटा इसमें जो शामिल होता है, इसके आधार पर जो है जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यह विशेष उपकरण अत्यधिक तापमान, पानी, गंभीर प्रभाव को झेलने के लिए बनाए गए हैं, जो भयावह परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण डेटा को बचा रखने के लिए सुनिश्चित करते हैं। यानी कि ये आग हो, पानी हो, कहीं कुछ भी, मिट्टी हो, कहीं भी, ये ब्लैक बॉक्स जो है क्या होते हैं, कभी खत्म नहीं, मतलब टूटते नहीं, वो नहीं होते हैं। डेटा इसमें संग्रहित रहता है, कभी डेटा जाएगा नहीं। तो ये बड़ी बात होती है अपने आप पे, है ना, ब्लैक बॉक्स की। अपने नाम के विपरीत जो है ब्लैक बॉक्स को आमतौर पर चमकीले नारंगी रंग से रंगा जाता है ताकि मलबे की भी चीजें ढूंढना आसान हो जाए। ठीक है, इस उपकरण में 2 घटक होते हैं, स्टील और टाइटेनियम जैसी अत्यधिक
अत्यधिक टिकाऊ सामग्रियों से निर्मित इस उपकरण में दो मुख्य घटक होते हैं, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। दो होता है, सीवीआर और डीएफडीआर, दो होते हैं इसमें। इसके दोनों को नाम को क्या करना है, याद रखना है। दो इसके कंपोनेंट है इसके ब्लैक बॉक्स के, जो कि होता है नारंगी कलर का सामान्य तौर पर, ठीक है। डीएफडीआर तकनीकी उड़ान मापदंडों को लॉक करता है, जबकि जो सीवीआर होता है वो कॉकपिट से ऑडियो रिकॉर्ड करता है। एक करेगा वीडियो, ठीक है, मतलब जो उड़ान वगैरह होगी, और एक करेगा ऑडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट चर्चा, मैंने पायलट ने क्या बातचीत की है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ रेडियो एक्सचेंज भी क्या होता है इसमें शामिल होता है, जो भी बातचीत की गई होती है ट्रैफिक रूल के अंतर्गत, ठीक है। तो वहीं समानांतर घटनाक्रम में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर भी जो है बरामद कर लिया है। इसके माध्यम से भी जो है चीजें साफ हो सकती हैं आगे, भाई क्या चीजें खामियां क्या रही हैं, ठीक है। चलिए, ब्लैक बॉक्स के दो प्रमुख मुख्य घटकों में शामिल है, क्या है, बैरोमीटर अल्टीमीटर, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, या इंजन मॉनिटर, तापमान मीटर, या ऑडियो सिस्टम और कैमरा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये बी इज द राइट आंसर। देखो कितना बड़ा प्रश्न आपके सामने है ना, बताओ ब्लैक बॉक्स के बारे में। चलिए आगे, अब आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे? आखिर इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? आप इसका उत्तर दीजिएगा, तुरंत उत्तर दीजिएगा, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओके। इसके अलावा पीसीएस का बैच रन कर रहा है, सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं आपको डेली बताता रहता हूं। पीसीएस का बैच अगर लेना है आपको 25 के एग्जाम की तैयारी के लिए, 26 में आपको एग्जाम देना है, आरओ का अगर आपको तैयारी करनी है तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, और यूपीएससी के 4 पेपर भी इससे तैयार हो जाएंगे। ये सारी डिटेल्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सीधे आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409209 पर आप पीसीएस लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। और अब आपके सामने मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है, मिट्टी के विभिन्न प्रकारों को बताइए, ये आपको बताना है। और बाकी अगर आपको पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सीधे आप 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस समय पीडीएफ एक टेस्ट भी चल रहा है, पीडीएफ सेल्फ टेस्ट। इसमें हम आपको जो है केवल आपको देते हैं पीडीएफ, आप घर पे बैठिए, लगाइए, हिंदी का वीडियो देखिए, उसके नोट्स पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं। और बाकी पढ़ाई में कोई इशू होता है तो सीधे आप मुझे 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।